हेलो बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 7 का विज्ञान का पाठ 4 जिसका नाम है अमल, क्षारक और लवण, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान भी हैं, तो आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसके साथ में लिखा है क्वेश्चन में कि नींबू का रस, संतरे का रस, इमली और कच्चे आम का स्वाद कैसा होता है। तो देखो, आप सब ने बच्चों ये सब चीज़ें टेस्ट की होंगी, खुद से की होंगी ना ज़रूर। तो इन सब का स्वाद भी आपको बहुत अच्छे से सबको पता होगा। देखो, यहाँ पर ये चित्र भी लगा दिए हैं कि ये नींबू, संतरा, इमली, कच्चा आम, इन सब का स्वाद कैसा होता है। सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो इनका स्वाद कैसा हुआ, खट्टा हुआ। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पदार्थों में खट्टा स्वाद क्यों होता है। अब जो ये पदार्थ हैं हमारे, जो भी कोई चीज़ हमें खट्टी लगती हैं, तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि वो खट्टा स्वाद क्यों होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है बच्चों, क्योंकि इन सभी पदार्थों में कोई ना कोई अमल होता है। कोई ना कोई अमल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब में एक जैसा अमल नहीं होता है। अमल होता है पर वह अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो उनके नाम अलग अलग हैं हम लोगों के। तो अमल जो है वह क्या करते हैं, स्वाद को खट्टा कर देते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें खट्टी लग रही है तो इसका मतलब उसमें अमल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में ज़रूर है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार। आंसर में जो लिखा हुआ है, पदार्थों में खट्टा स्वाद अमल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है अमल और इंग्लिश का वर्ड है इसके लिए एसिड, ACID। ठीक है, एसिड मतलब अमल। ठीक, तो अमल जो होते हैं उनको एसिड भी कहा जाता है। एसिड की उपस्थिति के कारण होता है, मतलब पदार्थों में जो खट्टा स्वाद है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, एसिड की। ठीक है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति, अब क्योंकि वो खट्टे हैं तो उनकी रासायनिक प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। कैसी होगी बच्चों, अम्लीय ही होगी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसिड शब्द की उत्पत्ति, क्या इसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। तो जो एसिड शब्द है, शुरुआत में जैसे हम लोगों को नहीं पता था ना कि एसिड क्या होते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई हर किसी का नाम दिया जाता है जैसे आप सबका भी कोई नाम होगा। तो उस वक्त इसकी उत्पत्ति जो है शब्द की, वो लैटिन शब्द, मतलब लैटिन भाषा जो है उसके शब्द एसियर से हुई। क्या नाम है बच्चों, एसियर। ठीक है, इस एसियर शब्द का मतलब होता है खट्टा। इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। ठीक है, तो इसीलिए यहीं से इसका नाम पड़ा एसिड, कि जो भी कोई खट्टा पदार्थ है तो वह उसमें कोई ना कोई अमल है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। आगे जो है अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्षारक के बारे में, कि क्षारक से आप क्या समझते हैं। देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अमल, अब हम पढ़ेंगे क्षारक। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्षारक। तो क्षारक क्या होते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अमल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में, तो उसी तरह जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद होता है कड़वा। कैसा होता है बच्चों, कड़वा। तो अमल का खट्टा और क्षारकों का कड़वा स्वाद होता है। पर इनकी एक और पहचान होती है कि जब इनको छुआ जाता है तो ये साबुन की तरह चिकने लगते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, साबुन में भी ज़रूर ही क्षारक होगा कोई, है ना। तो अब वैसे ही जो क्षारक होते हैं उनके गुण भी ऐसे ही होते हैं। तो एक बार हम आंसर देख लेते हैं। आंसर में जो लिखा है, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं। कैसे लगते हैं, साबुन की तरह चिकने लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। अब जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, अमल जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। ऐसे ही क्षारक जो होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों, क्षारकीय। ठीक है, दोनों शब्द आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखते हैं।
सूचक किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा सूचक। हाँ तो बच्चों हम लोग कर रहे थे कि सूचक किसे कहते हैं, ठीक है। तो सूचक जो होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ हमें सूचना प्रदान करते होंगे, ये ज़रूर है ना। सूचक नाम से पता चल रहा है ना। तो ऐसा ही इसका आंसर भी है। देखो अब इसका आंसर में लिखा है ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल या क्षार पदार्थ का परीक्षण करने के लिए, किस काम के लिए करते हैं बच्चों? परीक्षण करने के लिए, मतलब ये पता करने के लिए कि हमारे पास अगर कोई पदार्थ है तो वह पदार्थ अम्ल है या क्षार है, ठीक है। इसका पता करने के लिए हम जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं उन्हें सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कुछ प्राकृतिक पदार्थों के नाम बताएं जो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अब ऐसे भी पदार्थ हैं हमारी प्रकृति में जो प्रकृति ने ही हमें इतनी अच्छी नेमत दी है कि हमें उनके द्वारा ही पता चल सकता है कि क्षार क्या है, मतलब कोई पदार्थ अगर हमारे पास है तो वो क्षार है या फिर वह अम्ल है, ठीक है। तो इसमें प्राकृतिक सूचक के रूप में जिनका हम प्रयोग करते हैं उनमें एक तो है हल्दी। हल्दी, वही हल्दी जो आप लोग घरों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो अगला है हमारा, देखो यहाँ चित्र की मदद से आप देख सकते हैं, ये हल्दी। हल्दी जो है इससे हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ क्षार है या अम्ल है, ठीक है। और वो कैसे पता चलता है वो सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर चित्र ही लगाया है। ये एक चित्र जो है इसमें बच्चों ने खुद करा था। उन्होंने खुद ही अपने आप से जो है कागज़ की छोटी पट्टियाँ जिस तरह से काट के और उनको हल्दी से लगा के, जैसे लिटमस पत्र बनाया जाता है वैसे ही छोटी छोटी पट्टियाँ बना के उनसे ये परीक्षण किया। और ये वाला जो चित्र है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो हल्दी जो है वह एक प्राकृतिक सूचक का काम करता है, ठीक। तो उसके अलावा और क्या क्या होते हैं हमारे पास प्राकृतिक सूचक? और होता है लिटमस, ठीक है, लिटमस होता है। और हम लोग यूज़ करते हैं गुड़हल। गुड़हल की जो पत्तियाँ होती हैं, मतलब उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको पीस कर और फिर बनाया जाता है, ठीक है, सूचक उससे। तो अब हम पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि कुछ प्राकृतिक पदार्थों के नाम बताएं जो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो पहला हो गया हल्दी, दूसरा लिटमस और फिर गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ठीक है। तो ये आपके तीनों हो गए। इस तरह से ये हमारा चित्र इसका। और ये देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अभी हमने बात करी, पहला हल्दी की बात करी, हल्दी का आपने चित्र देखा अभी। उसके बाद अब ये है लिटमस की बात, ठीक है। अब जो लिटमस होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। तो लिटमस बच्चों ये देखो साथ में ये जो चित्र दिया हुआ है ये लाइकेन का दिया हुआ है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। क्या है? लाइकेन। आप लोगों ने सबने हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट चैप्टर था अपना उसमें बताया गया था। लाइकेन जो होते हैं शैवाल और साथ में कवक, और साथ में क्या बच्चों? कवक। इन दोनों का सहजीवी संबंध होता है, इसको हम लाइकेन कहते हैं, ठीक है। जब वो दोनों साथ रह रहे होते हैं सहजीविता से, तो उस में जो संरचना उपलब्ध होती है उसको कहा जाता है लाइकेन। अब ये जो लाइकेन होती है इसको सुखा लिया जाता है, सुखाकर इसका पाउडर बनाकर और उसका विलयन तैयार कर लिया जाता है। जो विलयन तैयार किया जाता है उस विलयन में फिर थोड़ा सा अलग अलग रंग मिला दिया जाता है। तो उन रंगों को मिलाने से फिर हमारे पास दो तरह के, लाल और ये नीला, दो तरह के लिटमस पेपर निकलते हैं। अभी लिटमस पेपर क्या है? ये लिटमस पेपर कुछ नहीं है बच्चों, ये सिर्फ क्या है कि जो मतलब लिटमस का जो पेपर होता है उसको छोटी छोटी पट्टियाँ काट कर और इसमें जो लाइकेन का सॉल्यूशन होता है उसमें घोल में, मतलब एक विलयन में इसको डाल दिया जाता है और फिर सुखा लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लिटमस को हम लाइकेनों से निष्कर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन देख लेते हैं। लिटमस पत्र जो एक प्राकृतिक रंजक है, ठीक है, क्या है? एक प्राकृतिक रंजक है। यह किस से निष्कर्षित किया जाता है? तो लिटमस जो है वो किससे निष्कर्षित किया जाता है? अभी हमने देखा ये जो चित्र दिया हुआ है लाइकेन का, तो लाइकेन से ही इसे निष्कर्षित किया जाता है। तो लिटमस को लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला, अम्ल लिटमस पत्र पर कैसे प्रभाव डालते हैं?
अब हमें ये चेक करना है लिटमस पत्र की मदद से कि जो पदार्थ है हमारे पास, मान लो हमने एक ग्लास लिया और इसमें हमने कोई विलयन डाल लिया, ठीक है। चलो हम आपको जैसे अभी बात कर लेते हैं, नींबू का रस ही डाल लिया हमने, ठीक है, इसमें है नींबू का रस। और इसके बाद क्या किया जाएगा कि ये जो लिटमस पत्र हैं इनको हम इसमें डुबो कर देखते हैं। एक एक करके दोनों लिटमस पत्र को डाल के देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपको एक चित्र की सहायता से भी अच्छे से दिखाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये नीला वाला जो लिटमस पत्र है, ये कैसा लिटमस पत्र है? नीला, जो इस सॉल्यूशन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब ये नीचे जो है ये पूरा हमारे पास कोई विलयन है, ठीक है, ये सारा विलयन है। इस विलयन के ऊपर वाला जो जिसमें ये डूबा हुआ नहीं है लिटमस पत्र, उसके ऊपर रंग है नीला, ठीक है। अब जैसे ही इसको इस विलयन में डाला गया तो देखिए ये यहाँ पर रेड कलर आ गया। ये कैसा रंग आ गया? लाल रंग आ गया, ठीक है। तो जो लिटमस पत्र नीला वाला, नीला लिटमस पत्र जब लाल रंग में बदल जाता है, ठीक है, कैसे रंग में बदल जाएगा बच्चों? लाल रंग में बदल जाएगा, ठीक। तो जब वो लाल रंग में बदल जाता है तो इसका मतलब वह जो विलयन है उससे हम कैसा पहचानेंगे? अम्ल। उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अम्ल जो हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किसमें बदल देते हैं? लाल में, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा है, देखिए परीक्षण। इस दूसरे परीक्षण में ये बताया गया है कि अगर मान लो हमारे पास अम्ल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आप ये भी सोचेंगे अगर मान लो इसमें लाल लिटमस पत्र डालें तो हम अम्ल में, तो देखिए कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर आप यहाँ अम्ल में लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे ही अब जो दूसरा है हमारे पास, ये जो घोल यहाँ विलयन दिया हुआ है, ये भी कोई विलयन है, हमें नहीं पता ये क्या है, ठीक है। तो इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर देखो ये लाल लिटमस पत्र जो है, लाल लिटमस पत्र नीले रंग में बदल गया है, ठीक है, ये नीला हो गया है। तो ऐसा घोल या विलयन जिसमें लाल लिटमस पत्र नीले में बदल जाता है वह क्षार कहलाता है, ठीक है। वह क्या है? वह क्षार है। तो ये जो विलयन है ये कैसा है? क्षार है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम यहाँ पर लाल, अभी हमने लाल लिटमस पत्र यूज़ किया, अगर नीला इसमें यूज़ करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमें कितनी आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा जो विलयन है वो अम्ल है और कौन सा क्षार है, ठीक। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है अम्ल लिटमस पत्र पर कैसा प्रभाव डालते हैं। तो अभी हमने देखा अम्ल जो हैं, अम्ल ये आधा म आएगा बच्चों, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है क्षारक के बारे में लिखा हुआ है कि क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र का रंग कौन से रंग में बदल देते हैं। तो ये भी अभी हमने परीक्षण में देखा कि क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र का रंग नीला कर देते हैं। कैसा कर देंगे? नीले रंग का हो जाएगा वह लिटमस पत्र, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपके टेस्ट में आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन विलयन किसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? उदासीन विलयन। अब देखो बच्चों, यहाँ उदासीन शब्द जो है वो बता रहा है, एक मतलब थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो ना अम्ल हो ना क्षारक हो, है ना, तो उसी को हम उदासीन विलयन कह देंगे। तो फिर यहाँ पर देखो आंसर पढ़ते हैं इसका। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, है ना, मतलब कि कोई भी उसने चेंज नहीं किया, चाहे हम उसमें लाल लिटमस डालें या फिर हम उसमें नीला लिटमस पत्र कोई भी डालें उस विलयन में, तो वहाँ पर कोई असर नहीं होगा। जब परिवर्तित नहीं होगा रंग उसका, तो उस विलयन को हम कहेंगे उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन विलयन, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है अपना। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है गुड़हल के पुष्प के बारे में दिया हुआ है। गुड़हल का पुष्प, ये देखिए आपको ये चित्र दिया हुआ है, आप सब पहचान गए होंगे। इसे गुड़हल का पुष्प या चाइना रोज़ भी कहा जाता है, ठीक है। ये और भी कलर्स का होता है, आप ये मत समझिएगा केवल रेड कलर का है, ठीक। अब ये जो गुड़हल का पुष्प है, इसकी भी पंखुड़ियों को पाउडर सुखा के पाउडर बनाकर और उसको सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो अब इस गुड़हल के पुष्प, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को कैसा रंग देता है। अगर हमने इसका सूचक बना लिया, मतलब इसका एक घोल तैयार कर लिया इसकी पंखुड़ियों से, तो जो सूचक हमें मिला उसको मान लो हम अमल में डाल दें, ठीक है, किसी अमल के विलयन में डाल देते हैं तो हमें वहाँ पर कैसा रंग मिलता है बच्चों, मैजेंटा कलर। मैजेंटा कलर हम किसे कहते हैं, मैजेंटा होता है गहरा गुलाबी, बिल्कुल गहरा गुलाबी जो होता है वो मैजेंटा कलर, ठीक है। तो ये किसका टेस्ट हो गया हमारा, अमल का। ये किसका टेस्ट है गुड़हल के लिए, अमल का, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास क्षारक है कोई, उसमें अगर हम ये विलयन डालते हैं, कौन सा, गुड़हल की पंखुड़ियों का जो विलयन है वो अगर हम किसी क्षारक में डाल देते हैं तो वहाँ पर जो रंग बदलेगा वह कैसा रंग बदलेगा, हरा, ठीक है, वह कैसा रंग बदलेगा, हरा। तो ये देखो यहाँ पर ये परीक्षण, ये आपकी बुक में का चित्र दिया हुआ है, यहाँ इसमें साफ दिखा हुआ है। ये देखिए कि ये अमल है, अमल में ये जो रंग हो गया ये मैजेंटा कलर हो गया है इसमें, ठीक है। तो अब मैजेंटा कलर हुआ तो इसका मतलब ये अमल है, तो ये यहाँ पर अमल लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद ये दूसरा देखो, ये हरा रंग है, ये हरा रंग जो है ये क्या बता रहा है कि ये क्षारक है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि अमल में गुड़हल जो है वो कैसा रंग देगा, मैजेंटा या गहरा गुलाबी, और अगर क्षारक है तो क्षारक में वो हरा रंग देगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारकीय विलयन। अब जो है फिनोल्फ्थलीन, अब देखिए ये एक और सूचक का नाम आ गया है यहाँ पर, फिनोल्फ्थलीन। इसका कैसा रंग हो जाता है, अगर हमारे पास कोई विलयन जो है वह क्षारक है, ठीक है, तो वहाँ पर फिनोल्फ्थलीन कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग, मतलब पिंक कलर देगा, ठीक है बच्चों। अब क्या है देखो, जब ये गुलाबी रंग हो जाता है, होता है, इसको भी हम एक परीक्षण से देख लेते हैं। ये देखिए ये गुलाबी रंग, बिल्कुल ऐसा गुलाबी रंग हो जाता है अगर हमारे पास कैसा विलयन है, क्षारक, ठीक है, क्षारक वाला विलयन है, और उसमें हम क्या डाल रहे हैं, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल आधा फ आता है बच्चों, थलीन, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन। ये सारा इरेज हो गया, एक बार दोबारा लिख देते हैं हम। ये हमारे पास है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है बच्चों। आपने याद रखना है इस नाम को, थोड़ा सा लंबा नाम है, आपको हो सकता है एक दो दिन लग जाए याद करने में, पर कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन जो है किस में देगा पिंक कलर, क्षारक में, यानी गुलाबी रंग, ठीक है, क्षारक में देगा। अब देखो हमारे पास अगर कोई अमल है, ठीक है, अब अमल का भी परीक्षण हम इसी के सहायता से कर सकते हैं कि जैसे ये पिंक कलर हो गया है तो इसी के अंदर अभी हम ये अमल वाला जो है इसको ऐसे डाल दें, मान लो, ठीक है, इसको डाल देंगे तो क्या होगा, ये जो पिंक कलर है ये इसका गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ पर फिर हमें पिंक कलर नहीं दिखाई देगा और वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन, ठीक है, रंगहीन। जैसे ये दिया हुआ है इन टेस्ट ट्यूब्स में दिखाया हुआ है, ये है रंगहीन और ये है अमल। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जो अमल होते हैं वह फिनोल्फ्थलीन में कोई रंग नहीं देते, वो रंगहीन है। और अगर हम किसी क्षारक में जो गुलाबी रंग का फिनोल्फ्थलीन डालने के बाद हो गया उसमें अमल को मिला देते हैं तो वह भी रंग अपना ख़त्म कर देगा और वो वहाँ पर रंगहीन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको फिनोल्फ्थलीन भी समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि गुड़हल के पुष्प वाला हमने कर लिया था, इसके लिए अगला वाला कर लेते हैं। क्षारकीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन जो है उसका कैसा रंग हो जाता है, तो कैसा रंग हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है, ठीक। अम्लीय विलयन है अगर हमारे पास, उसमें जब हम फिनोल्फ्थलीन डाल रहे हैं तो कैसा रंग हो जाता है, तो वहाँ पर रंगहीन हो जाता है। अम्लीय विलयन कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।